तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तो लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर, आज हमें खत्म करना है रजिस्ट्रेशन चैप्टर। सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ते सुनते सारी हमारे छक्के छोड़ जाते हैं, हमारे पसीने आ जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। सर मैं हूं ना, सब याद करा के जाऊंगा, ऐसा रिवाइज कराऊंगा तुम पेपर में भूलोगे ही नहीं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सर रजिस्ट्रेशन क्या होती है भाई? जीएसटी लॉ एक सप्लायर को रजिस्टर कर देता है ताकि उसको ऑथराइज कर सके कि तुम हमारे बिहाफ पे कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करो और हमें डिपॉजिट करो। तो तुम्हें रजिस्टर कर दिया, जैसे इनकम टैक्स में रजिस्टर करते हैं वैसे ही इसमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होती है। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन भी पैन बेस होती है कि एक पैन पे ऑल ओवर इंडिया जितने भी तुम्हारी जिस स्टेट में तुम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो उसमें तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेनी है। आई होप इतना हमें पता है, इतनी हमें क्लास लगाई हुई है। अब हम फटाफट से प्रोविजंस रिवाइज करते हैं। किसी को कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का डीएम, जहां मर्जी जो मर्जी पूछो, सबका आंसर मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोविजंस से। सेक्शन 22, पर्सन्स जो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। सर कौन लायबल है? जिनकी टर्नओवर ये थ्रेशोल्ड क्रॉस करती है, थ्रेशोल्ड की लिमिट क्रॉस करती है, उस सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी हर उस स्टेट में जहां से वो क्या करता है, जहां से वो क्या करता है, टैक्सेबल सप्लाई करता है सेम पैन पे, प्रोवाइडेड हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द फॉलोइंग थ्रेशोल्ड लिमिट। एग्रीगेट टर्नओवर, दुनिया जहान के टर्नओवर जोड़ लो, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, सब जोड़ लो ऑफ कोर्स टैक्सेस को छोड़ के, और इनवर्ट सप्लाई जो आरसीएम के अंडर लेवल है उसको छोड़ के। तो बाकी एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ ही आ गया सर, ठीक है जी। उन सबको पूरे ऑल ओवर इंडिया पे जोड़ लो। अगर मेरी एक पंजाब में रजिस्ट्रेशन है, एक मैं पंजाब में बिजनेस करता हूँ, एक राजस्थान में करता हूँ, दोनों की सेल जोड़ लो। जोड़ ली सर, ओके। अब उसका टोटल लगाओ। अब वो टोटल अगर इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो तुम्हें लाइबल है, यू आर लाइबल टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ओके जी, ओके। तो लिमिट क्या है सर? तो ये कुछ स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स ये हैं, 6 ये हैं, एंड 7 हैं ये, ओके। एंड ऑल अदर स्टेट्स हैं बाकी की, ओके। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अगर तुम यहाँ पे एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स हो, तो यहाँ पे ये बाइफर्केशन जो करी हुई है, सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिवली और सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर थोड़ी सी भी साथ में, ये क्यों करी गई? ये सिर्फ ये लास्ट केस के लिए, क्योंकि अगर तुम एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो और तुम स्पेशल कैटेगरी स्टेट से नहीं हो, तो तुम्हारे लिए लिमिट 40 लाख है। बाकी सब के लिए सब कुछ सेम है। ये देखो 20 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 10 लाख। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए गुड्स और सर्विसेज का कोई मतलब ही नहीं है। तो सर अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आ गई एग्जाम में तो हमें ये सोचना ही नहीं है क्या कि वो गुड्स है सर्विसेज? बिल्कुल सही, ओके। लिमिट क्या है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के लिए 10 लाख, 10 लाख। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पौंडुचेरी 20 लाख, 20 लाख। बाकी सारी स्टेट्स के लिए अगर तुम एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो 40 लाख, अदरवाइज 20 लाख। सर हम इन स्टेट्स को याद कैसे करेंगे? मैं हूं ना, तो मैं तुम्हें बता दूं। नागमणि मिस्त्री, और जो हमारा मिस्त्री है ना वो MISTRI नहीं है, MIZTRI है। तो नागमणि मिस्त्री, नाग नागालैंड, मणि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। नागमणि मिस्त्री, आहा क्या बात कह दी मैंने, नागमणि मिस्त्री, ओके। तो नागमणि मिस्त्री है तो 10 लाख, 10 लाख, ठीक है सर। और सर ये वाला मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी एक बहुत पहले एक दोस्त होती थी मेघा, 1 नंबर की। तो वो ऐसी थी कि मेघा ने तेल की पुड़ी, तेल से भरी हुई पुड़ी अरुण के गले में उतार दी जिससे वो सिक हो गया। मेघा ने तेल की पुड़ी अरुण के गले में उतार दी जिससे वो सिक हो गया। मेघा ने तेल की पुड़ी अरुण के गले में उतार दी जिससे वो सिक हो गया। क्या बोल रहे हो सर? मेघा ने तेल की पुड़ी अरुण के गले में उतार दी जिससे वो सिक हो गया, ओके। तो मेघा ने तेल की पुड़ी अरुण के गले में उतार दी जिससे वो सिक हो गया, ओके। तो नागमणि मिस्त्री और मेघा ने तेल की पुड़ी अरुण के गले में उतार दी जिससे वो सिक हो गया। तो ये होगी 2 लिमिट हमें याद, 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख, सिंपल। बाकी ऑल अदर स्टेट का तो याद ही है, पता ही है, 40 लाख अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स है, अदरवाइज 20 लाख। लिमिट याद, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ओके। और ये जो 40 लाख की लिमिट ऑल अदर स्टेट्स को मिल रही है, अगर वो बंदा ये वाली सप्लाईज कर रहा है जो मैं भी बताने वाला हूँ, कौन सी आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, या पान मसाला, या टोबैको, या फ्लाई एश गुड्स, या ब्रिक्स, या फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स, तब वो 40 लाख की लिमिट के लिए एलिजिबल नहीं है, तब उस पर लिमिट 20 लाख ही लगेगी, 20 लाख या 10 लाख जो भी ये वाली। ठीक है जी, ओके। ठीक है सर। तो ये वाली जो आइटम्स हैं ये हमें सिर्फ ध्यान रखनी है, क्योंकि इस पे पेपर में आने में चांसेस बहुत कम है, नॉर्मली कोई गुड्स आएगी। तो अगर आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, पान मसाला ये कर रहा है तो लिमिट 40 लाख नहीं लगी, 10-20 लाख की। ओके। और सिर्फ इस सेक्शन के पर्पस के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि अब एक चीज़ बताओ, अगर कोई बंदा एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई कर रहा है, लेट्स से मेरी पंजाब में दुकान है, मैं सिर्फ चेयर बेचता हूँ और मेरी टर्नओवर 38 लाख है, ठीक है जी, और मेरे पास सिंस मैं बड़ा व्यापारी हूँ, बहुत पुश्तानी पैसा है, तो मैंने बैंक में डिपॉजिट भी कराया हुआ था। अब बैंक को मैंने पैसे दिए, उसके कंसिडरेशन में मेरे को उन्होंने इंटरेस्ट दिए उस पर, तो उस इंटरेस्ट पे मेरे को 3 लाख रुपए आ रहे हैं। अब अगर तो मैं बोलूँ एग्जाम सप्लाई जो है, ठीक है, एग्जाम सप्लाई तो है वो, चलो ठीक है, मैं बताना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, जो मेन पॉइंट सुनने वाला है कि अभी भी वो एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स ही है। उसको ये मत मानना कि भाई ठीक है अब इंटरेस्ट तो हर किसी को आता ही आता है, तो उस चक्कर में उसकी सर्विसेज मत गिनना ना कि भाई ये तो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ जिसके बदले में को कंसिडरेशन मिल रही है, तो वो अभी भी एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स ही है। तो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22 अ पर्सन शैल बी कंसिडर्ड टू एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स इवन इफ इज एंगेज्ड इन एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन, एडवांसेस, so far as the consideration is represented by way of interest or discount। ओके, ठीक है जी। और जहाँ पे अगर कोई बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है किसी स्कीम के या एमेलगमेशन के चलते हुए, कोई डीमर्जर हो रहा है, दो से ज़्यादा कंपनीज का एमेलगमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, परसुएंट टू अ ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के, तो जो ट्रांसफरी है वो उसी दिन से रजिस्टर्ड हो जाएगा जिस दिन से उसका आरओसी जो है उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगी, तो सेक्शन 22 बस इतना ही था, खत्म भी हो गया। पता चला नहीं 7 मिनट में खत्म, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए कि ठीक है सर, उनकी तो बाकियों की तो ठीक है सर, थ्रेशोल्ड लिमिट कंप्लीट होनी चाहिए, ये वाली थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये जब कवर होगी ना, ये जब कंप्लीट होगी तब ही गिना जाएगा कि वो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको गवर्नमेंट ने बोला भाई तेरे को धंधा करना है तो तू तो रजिस्ट्रेशन ले ही ले, भाड़ में गई तेरी टर्नओवर, तेरे को धंधा करना है ना तो तू टर्नओवर ले, तो तू रजिस्ट्रेशन ले, ठीक है जी। कौन सी हैं? जो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, किसकी? गुड्स की, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई में से कौन सा एक्सेप्ट इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज छोड़ देते हैं। एंड नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, देखो तो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई जो है अगर कोई कर रहा है, अगर कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही है, लेकिन इसमें सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो तो बाहर है, तो मतलब बची गुड्स में भी अगर तुम नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स दे रहे हो तब तुम पे वही 20 लाख 10 लाख वाली लिमिट देखी जाएगी कि 20 लाख है या 10 लाख है। अगर एमएमएनटी में कर रहे हो, एमएमएनटी पता ना, नागमणि मिस्त्री, तो नागमणि मिस्त्री में कर रहे हो तो 10 लाख ऐसा। तो अगर इन ये चीजें कर रहे हो देन लिमिट देखी जाएगी। लेकिन अदरवाइज अगर तुम इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, तो चाहे तुम एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हो, चाहे तुम्हारी टर्नओवर सिर्फ लेट से 20 लाख है, तब भी तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेनी, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके। अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो टैक्सेबल सप्लाई करता है, ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ले देके ऐसे समझ लो लेनी पड़ती है, एक्सेप्ट अगर वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स दे रहा है, उस पर फिर वो लिमिट चेक करी जाएगी 20 लाख 10 लाख वाली। अदरवाइज अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। यस सर। उसके बाद जिनको रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना है तो वो तो रजिस्ट्रेशन लेंगे ना। अब मैं एक अच्छा वाला बिजनेस चलाता हूँ, मैंने किसी लॉयर से लीगल सर्विस ले ली, अब उसने मेरे को 10,000 का बिल काट दिया। अब चाहे मेरी टर्नओवर भाई 15 लाख है, लेकिन अब मेरे को उसका आरसीएम जमा करवाने के लिए ना 10,000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ जाएगी बेटे। ओके। इसमें ऑब्वियसली जहाँ पे एग्जाम्पशंस आती हैं या ऐसा हो जाता है वो एग्जाम्पशंस बाहर निकाल के, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट जो एग्जाम्पशन के अंडर कवर नहीं होता। ठीक है जी। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, सिंपल
कुछ उस पर कंडीशन नहीं है। अगर तू भाई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है और तू टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है तो सीधा रजिस्ट्रेशन ले पहले, बाकी बातें बाद में। अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को तो इन्होंने पकड़ ही रखा है, चाहे वो वाला है जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में कवर होती है ना, वो 4 चीज़ें। मैं अपनी बंदी को कैब में ओयो लेके गया, वहाँ पे हाउसकीपिंग वाले आ गए तो उन्होंने बोला आप जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लो, यस वही वाला। तो उसमें जो 4 सर्विसेज आती थी वो 9(5) में जो कवर होती हैं, उसमें अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो भी वो रजिस्टर करेगा अपने आप को। अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर जो इसके अलावा 9(5) के अलावा अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उसको टीसीएस तो कलेक्ट करना ही होता है, तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर कोई टीडीएस काट रहा है 51 सेक्शन के अंडर, जो कि गवर्नमेंट ही होती है, गवर्नमेंट ही काटती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो वो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा लाडले, ओके। और अगर कोई इंसान, अगर कोई बिजनेस, ऑब्वियसली अगर कोई बिजनेस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है, पर्सन सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, कुछ गिने चुने 1-2 लोगों को छोड़ के। अब जो 9(5) में कवर हो गए, 9(5) में वही मैं अपनी बंदी को कैब में, तो वो कैब वाला था, ओयो लेके गया, ओयो होटल अकोमोडेशन वाला था, फिर वहाँ पे हाउसकीपिंग वाले आ गए थे, ठीक है, और फिर वो रेस्टोरेंट सर्विसेज जोमेटो से खाना ऑर्डर करा था, ठीक है। तो ये 4 सर्विसेज जो हैं, इन 4 को छोड़ के अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। और कौन है, अगर कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है और अंडर थ्रेशोल्ड कर रहा है, मान लो भाई मैं अमेजोन से लेट से चेयर बेचता हूँ, और जो चेयर बेचता हूँ वो अपनी पंजाब के अंदर ही बेचता हूँ, और मेरी जो टर्नओवर है वो भी भाई मात्र 30 लाख ही है, 40 लाख के अंडर ही है, तो बस बात खत्म। चाहे मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहा हूँ ना, मैं इंटरस्टेट बेच रहा, तो इंटरस्टेट नहीं बेच रहा तो मैं इसमें भी नहीं फंसूंगा ना। मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो बेच रहा हूँ, लेकिन सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूँ और इंट्रा स्टेट कर रहा हूँ और थ्रेशोल्ड के अंडर कर रहा हूँ, तो भी ठीक है। और अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विसेज करता है, जैसे वो होता है ना टॉप मेट में सेशन बुक करते हैं, 1v1 सेशन, आओ मेंटरिंग सेशन दूं मैं, तो वो उसमें फिर थ्रेशोल्ड देखी जाएगी। सिंपल जी सिंपल। तो ये भी डन हो गया सर, ठीक है। एक बचा है, पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई गुड्स ऑन, अगर कोई एजेंट है, अगर कोई किसी का एजेंट बन के बैठा हुआ है, तो वो चाहे अपने बिहाफ पे, मतलब ऑन हिज ओन अकाउंट, या ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, अगर वो कोई सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, और टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी भाई। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं ओन अकाउंट में सेल करता हूँ वो भी मेरी टर्नओवर गिनी जाती है, अगर मैं एजेंट हूँ और मैं अपने अकाउंट पे सेल करता हूँ वो मेरी टर्नओवर गिनी जाती है, और अगर मैं अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल कर रहा हूँ और मैं इनवॉइस अपने नाम पे इशू कर रहा हूँ तो भी वो मेरी सेल गिनी जाती है, एग्रीगेट टर्नओवर मेरी काउंट होती है वो, ओके। ये भी कुछ है लेकिन ये फाइनल में है तो तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, चिल करो, ओके। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी खत्म, फटाफट देख लेते कौन कौन थे जो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, एक्सेप्ट नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, क्योंकि उसमें लिमिट देखी जाएगी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एक्सेप्ट अगर वो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है किसकी, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, तो उसमें लिमिट देखी जाएगी। जिनको आरसीए में टैक्स पे करना, सॉरी इसमें एक पॉइंट रह गया, जिनको आरसीए में टैक्स पे करना है उनको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, एक्सेप्ट अगर किसी की आउटवर्ड साइड पे भी सिर्फ आरसीएम ही है, मतलब मैं ऐसी आउटवर्ड सप्लाईज कर रहा हूँ, एग्जांपल ले लो, मैं लॉयर हूँ तो मैं ऐसी सर्विसेज दे रहा हूँ ना जिसपे सामने वाले को टैक्स देना है, तो मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती नहीं, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं, चाहे मेरी कोई इनवर्ट सप्लाईज ऐसी हैं जिसके ऊपर मेरे को आरसीएम के अंडर टैक्स देना है। लेकिन अगर मैं आउटवर्ड सप्लाईज एक्सक्लूसिवली वही वाली कर रहा हूँ जिसपे सामने वाले ने टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम, तो फिर मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके जी, ओके नु कौन रोक के, ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी। और एनआरटीपी भी कवर हो गया, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर सब तरफ से कवर हो गया, ठीक है। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई सप्लाई करे तो उसमें से कौन बाहर है, अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है अंडर थ्रेशोल्ड लिमिट, और जो 9(5) में कवर्ड है वो बाहर है, तो ये 3 बाहर है। अदर देन दैट जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है वो बिजनेस भी कवर हो गया, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करता है खुद के बिहाफ पे या किसी टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, चाहे वो एजेंट बन के कर रहा है, ठीक है जी, ओके। आई थिंक अब हमें एक क्वेश्चन कर लेना चाहिए ताकि तुम्हें थोड़ा सेक्शन 22 भी ढंग से याद हो जाए। ये पढ़ा ना अभी हमने, लिमिट्स, ये लिमिट्स, इस लिमिट्स में, इन लिमिट्स में तुम्हें कहीं कुछ थोड़ी बहुत जो दिक्कत आ सकती है, जो मैंने सोचा कि यार इसमें थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि यार ये कैसे करनी थी, तो वो मैंने फटाफट एक एग्जांपल बना लिए ताकि हम वो कवर कर सकें। अब एक बिजनेस है,
वो जी पंजाब से और मणिपुर से काम करता है। ठीक, मैंने मणिपुर ले लिया सीधा, 10 लाख वाला, सीधा याद करा दूं, नागमणि मिस्त्री, तो मणि मिस्त्री, मणि मणि मणिपुर, ओके। और ये ऑल अदर स्टेट में आ गया पंजाब। तो अगर मैं 37 लाख करता हूँ मणिपुर से, तो सॉरी 37 लाख करता हूँ पंजाब से, तो मेरा जो मेन बिजनेस है वो पंजाब से। मणिपुर से भी मैं 2 लाख की टैक्सेबल सप्लाई कर देता हूँ। और ये मैं किसकी कर रहा हूँ? एक्सक्लूसिवली गुड्स। सर एक्सक्लूसिवली गुड्स में तो वो 40 लाख नहीं थी। अरे भाई मेरे, लेकिन मणिपुर से भी तो कर रहा हूँ मैं सप्लाई, मणिपुर से कर रहा हूँ सप्लाई, तो मेरे ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट कौन सी लगेगी? 10 लाख वाली। ओके, तो यहाँ पे मेरे को रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ जाएगी। ये 40 लाख नहीं देखा जाएगा, 39 लाख जो है 40 लाख से कम है वो नहीं देखा जाएगा, 10 लाख से ऊपर है वो देखा जाएगा। ओ, और ये एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है पूरे पैन पे मिला के, पैन बेस मिला के। ओके जी, सेकंड केस लेते हैं। इसी केस को उल्टा कर लेते हैं कि मैं पंजाब से कर रहा हूँ 37 लाख, लेकिन मणिपुर से कर रहा हूँ 2 लाख। अब सर मैं आपको एक फनी बात बताता हूँ, अगर मैं एग्रीगेट टर्नओवर की बात करूं फिर तो मेरी 39 लाख की रहेगी, क्योंकि मेरी ऑल ओवर इंडिया 39 लाख की सेल है। 39 लाख की टर्नओवर में, क्योंकि उसमें सब कुछ काउंट होता है, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, ये वो सब कुछ काउंट होता है, जीरो रेटेड, नील रेटेड, सब काउंट हो जाता है। ठीक है, तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर तो 39 लाख है। ठीक है जी, लेकिन अब मैं मणिपुर से जो सप्लाई कर रहा हूँ वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा, अगर तुम्हें यहाँ पे याद हो तो उसको रजिस्ट्रेशन लेंगे जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई लेता है। तो ये जो लिमिट देखनी पड़ेगी ना अपने को, कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, या फिर ये जो अरुणाचल प्रदेश वाली जो लिमिट्स हैं, ये लिमिट्स तभी लगेंगी अगर मैं इनमें से किसी स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई करता हूं। तो टैक्सेबल सप्लाई करता हूं सर, अगर मैं एग्जाम सप्लाई करता हूं तो इनकी लिमिट नहीं लगेगी, ये एग्रीगेट टर्नओवर में तो काउंट होंगी। तो सर आप बताना क्या चाहते हैं? मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस केस में एग्रीगेट टर्नओवर तो 39 लाख की रहेगी जैसे ऊपर थी, लेकिन यहाँ पे लिमिट थी 10 लाख, यहाँ पे लिमिट है 40 लाख। तो यहाँ पे मेरे को रजिस्ट्रेशन लेनी है? नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेनी है। ठीक है, ठीक है। थर्ड केस मैं पंजाब में करता हूँ 18 लाख, और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कर रहा हूँ। अच्छा, और ऊपर से कहाँ से कर रहे हो? पंजाब और मणिपुर आ गया, तो मणिपुर की तो लिमिट 10 लाख थी। अरे लेकिन मैं मणिपुर से सिर्फ एग्जाम सप्लाई कर रहा हूँ ना, कोई और सप्लाई नहीं कर रहा। अगर मान लो यहाँ पे 50,000 भी होते ना, फिर लिमिट मणिपुर की लग जाती, लेकिन अभी मणिपुर से टैक्सेबल सप्लाई कोई नहीं है मेरी, सिर्फ एग्जाम सप्लाईज है। ओके, तो एक काम करते हैं, अपन मणिपुर से एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं 3 लाख, पंजाब से कर रहे हैं 18 लाख, टोटल हो गया 21 लाख, और गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, तो सर लिमिट तो लग गई आप पे 20 लाख वाली। हाँ, तो 20 लाख है, तो मैं बताना यहाँ पे ये चाहता था कि भाई ये तुम्हारे एग्रीगेट टर्नओवर में कैलकुलेट हो जाएगी, और यहाँ पे तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ जाएगी। ओके, तो ये बात हुई। तो अगर मैं आपको तुम्हें करेक्ट समझाऊं कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, कि पहले चेक करो स्टेट कौन सी है टैक्सेबल सप्लाई वाली, कि सर अगर ये मणिपुर है ना टैक्सेबल सप्लाई वाली, तो मैं फिर उसकी लिमिट लूंगा। नहीं है अगर उसमें टैक्सेबल सप्लाई, तो जिसकी टैक्सेबल सप्लाई जिस स्टेट के उसकी लिमिट लगेगी। ठीक है, उसके बाद देखो कि मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स कर रहा हूँ या गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा हूँ, तो उससे लिमिट चेंज हो जाएगी, 20 लाख लगेगी, 40 लाख लगेगी, 10 लाख लगेगी, क्या लगेगी। ठीक है, थर्ड चेक आता है कि फिर अमाउंट टोटल क्या बन रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर का टोटल लगाओ, और फिर जो थ्रेशोल्ड तुमने सेकंड स्टेप में निकाली है उससे कंपेयर कर लो, रजिस्ट्रेशन लेनी बनती है कि नहीं बनती। आई होप दिस इज क्लियर। कहीं भी अभी भी कहीं पे भी कोई भी डाउट आया, मैं हूं ना, मैं हूं ना, तो मैं क्या हूं, मैं ये हूं कि तुम मेरे को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आई डोंट नो, यूट्यूब कमेंट सेक्शन, कहीं पे भी डाउट पूछो, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे हो गया सॉर्ट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम चल सकते हैं सेक्शन 23 पे, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये सेक्शन स्टार्ट होता है विद अ नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, कि भाई 22 और 24 जो हमने ऊपर पढ़ा है, चाहे तुम्हारी लिमिट क्रॉस कर रही है, चाहे तुम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आते हो, भाड़ में गया, नहीं लेनी रजिस्ट्रेशन। अगर तुम ये लोग हो, कौन? जो पर्सन एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहा है। अब चाहे सर मेरी टर्नओवर है 60 लाख रुपए, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं पेट्रोल बेचता हूँ, या मैंने दारू का ठेका ले रखा, मेरी दारू की टर्नओवर है 60 लाख रुपए, नहीं लूंगा रजिस्ट्रेशन, सिंपल, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अगर कोई इंडिविजुअली एचयूएफ है और वो एग्रीकल्चरिस्ट है, तो एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है, जिसकी सारी जो
प्रोड्यूस है ना, वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड करता है और उससे जो प्रोड्यूस निकलती है सिर्फ उसी की सप्लाई करता है, तो बस फिर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एट द एंड तो ले लेके वही पॉइंट हो गया कि एग्जाम सप्लाई उसकी मोटी मोटी सारी। लेकिन अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट बंदा कोई टैक्सेबल सप्लाई करता है तो तब अगर उसकी थ्रेशोल्ड क्रॉस होती है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ जाएगी। ओह ऐसा है क्या? हाँ। और कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली आउटवर्ड सप्लाईज कर रहा है अंडर आरसीएम, मैं सारी ही ऐसी सप्लाईज कर रहा हूँ जो आरसीएम के अंडर लेवल है, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सामने वाला भरेगा ना टैक्स, मेरे को क्या टेंशन, मैं तो एमई के एक बिल काट के दे दूंगा, उसके बाद वो अपने आप भरे उस पर टैक्स, तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर मैं मेटल स्क्रैप सेल कर रहा हूँ, मेटल स्क्रैप के ऊपर भी आरसीएम लगता है, लेकिन मेटल स्क्रैप की सेल के ऊपर भी सामने वाला आरसीएम भरता है, लेकिन अगर मैं मेटल स्क्रैप करता हूँ फिर मेरे को रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं कोई भी और ऐसी सप्लाई कर रहा हूँ जिसके ऊपर सामने वाला आरसीएम भरेगा, तो भाई अपने को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब सर एक चीज़ बताओ, हम पढ़ लेते हैं पहले प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का? तुम ये देखो 21 मिनट में तुम्हारे 3 सेक्शन जो मेन थे 22, 23, 24 खत्म। ओके, नाइस, गुड वन। तो हम अब पढ़ लेते हैं प्रोसीजर क्या रजिस्ट्रेशन का। सर हमने देखा ऊपर, सर हमारी जो है वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई, अब उसके बाद क्या? उसके बाद ये कि तुम्हें 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही तुम्हारी थ्रेशोल्ड क्रॉस हुई, 1 अगस्त को तुमने जैसे ही बिल काटा, 19 लाख की सेल थी तुम्हारी 31 जुलाई को, 1 अगस्त को तुमने 2 लाख का बिल काटा, तुम्हारी टर्नओवर क्रॉस हो रही है 20 लाख, तो तुम 1 अगस्त से 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर कराओगे खुद को। ठीक है जी, ठीक है सर। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करने से भी 5 दिन पहले ही रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके पास आरसी होगी 5 दिन पहले, तब जाके वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ओके, अगर एक स्टेट में जैसे जब मैं ईवाई में था तो हमारा क्लाइंट था, तो हमारा क्लाइंट का हरियाणा में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी थी एचआर में, उसको हम बोलते थे एचआर नॉन एसईजेड और एचआर एसईजेड। ठीक है, तो 2 अलग अलग उसके बिजनेस यूनिट थे हरियाणा में, एक एसईजेड में था, एक एसईजेड के बाहर था। तो उन दोनों के लिए, चाहे वो सेम स्टेट में ही है, उन दोनों के लिए तुम्हें अलग रजिस्ट्रेशन लेनी ही पड़ेगी। ऑप्शन नहीं है कि तुम प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस शो कर दो, एसईजेड यूनिट तो अलग रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ओके, 25(4) और 25(5) क्या कहता है? वही कि अगर तुम्हारी 2 सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो वो जीएसटी की नजरों में, लॉ की नजरों में क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन है। अगर तुम सप्लाई कर रहे हो तो शेड्यूल 1 में भी कवर होती है, तो विदाउट कंसिडरेशन भी तुम्हें उस पर जीएसटी भरना पड़ेगा। होता कुछ नहीं है, मैं जीएसटी भरता हूँ, सामने वाला आईटीसी लेते हैं, मेरी ही जेब से पैसा निकल के मेरे को ही वापस आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ सरकार ट्रांजैक्शन मॉनिटर करना चाहती है। ओके, सेक्शन 25 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है कि भाई सबके पास पैन होना चाहिए। भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है? पैन बेस्ड है। ठीक है, तुम्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की मैं आगे ब्रेकअप दिखा देता हूँ, पहले ही दिखाता हूँ, हमने आगे जो पढ़नी है। ये देखो, आरसी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसा होता है? 15 डिजिट का होता है, पहले 2 डिजिट होता है स्टेट कोड पता है ना, 03 पंजाब, 29 बैंगलोर, 27 महाराष्ट्र, 19 वेस्ट बंगाल, 36 तेलंगाना। तो ऐसे स्टेट कोड होते हैं। ठीक है जी, 36 तक आई थिंक हाईएस्ट है। फिर 10 नंबर का पैन आता है, फिर 2 डिजिट तुम्हारे एंटिटी कोड आते हैं कि तुम्हारी इसी एंटिटी का कितने नंबर वाला रजिस्ट्रेशन है इसी स्टेट में। ओके, फिर चेकसम करेक्टर जीएसटीएन पोर्टल अपनी तरफ से एक रैंडम डिजिट देता है। तो इसलिए मैं दिखाना क्या चाहता था कि जो जीएसटीएन फॉर्मेट है वो तुम्हारा पैन के ऊपर चलता है। तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत ऑब्वियस बात है, सेक्शन 25 और सेक्शन 6 क्या बोलता है कि भाई सबके पास पैन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसने सिर्फ टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 51, उसके पास फिर टैन भी चलेगा, टेम्परेरी अकाउंट नंबर होता है ना फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। ठीक है, वो भी चलेगा। और अगर एनआरटीपी है, एनआरटीपी तो होता ही वही है बंदा जो बाहर से आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे कोई बिजनेस एग्जीबिशन में टेम्परेरी ओकेजनली सेल करने के लिए, ओकेजनली सप्लाई करने के लिए, तो उसके पास तो पैन होगा नहीं, वो तो इंडिया का रेजिडेंट ही नहीं है। तो उसके पास कोई भी ऐसे अदर डॉक्स जिसके बेसिस पे उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाए वो चल जाएंगे। ऑब्वियसली वो जिस भी कंट्री में आ रहा है उसका कुछ तो वहाँ पे भी रिकॉग्निशन वाला एक कार्ड होगा ना, जैसे अपने यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड है, वहाँ पे भी उसका कुछ होगा। ठीक है सर। और अगर कोई वहाँ पे मतलब कंपनी हुई एज एन एनआरटीपी, तो उसका भी वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा ना, जैसे हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, आरओसी देती है जो, तो वहाँ से उनका कुछ होगा।
तो वो भी चल जाएगा। ओके, फिर कुछ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशलाइज एजेंसी होती हैं, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कोई कंसुलेट या एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री। होता क्या है, अब जैसे यूएस एम्बेसी इंडिया में, तो वो क्या लेगी, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेगी, उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, यूआईएन, ठीक है। तो उसको उसको लेना पड़ेगा यूआईएन, ठीक है। और वो सेंट्रलाइज है, उसको हर एक स्टेट के लिए नहीं लेना पड़ेगा, वो पूरे पैन इंडिया चलेगा वो, ठीक है। और वो चाहिए इसलिए कि तुमने यहाँ पे जितने भी टैक्सेस पे करे हैं ना, अब आइडियली तो तुम बाहर के लोग हो, अब हमारी इंडियन एम्बेसी भी यूएस में है, वो हमसे नहीं टैक्स लेती, तो हम इनसे क्यों टैक्स लें। तो इसलिए तुमने यहाँ पे जितने भी टैक्स भरे ना, तुम उसका सबका बिल दे दो और हम तुम्हें रिफंड कर देंगे वो सारे टैक्सेस जो तुमने पे करे। ओके। और जो यूआईएन है उसको सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट मिलता है, फॉर्म जीएसटी आरईजी 6 में ही मिलता है। जब वो एप्लीकेशन करेगा उसके 3 दिन के अंदर ही मिल जाता है। ओके, एमसीक्यू आ सकता है, ये चीज़ें ऐसी वाली नहीं है कि भाई बहुत ऐसे लेंथी क्वेश्चन ही आ जाएगा यूएन के ऊपर। यूएन के ऊपर लिटरली सिर्फ 1 मार्क्स का एमसीक्यू आ सकता है, 1-2 मार्क्स का, बस और कुछ नहीं है। अच्छा सर एक चीज़ बताओ, हमने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या जीएसटी पोर्टल को पता चल जाता है क्या? जीएसटी पोर्टल को पता चल जाता है क्या कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई 30 दिन के अंदर? तो भाई देखो, अगर तुम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन थे और यू फेल्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एंड यू आर लाइबल, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो एक ऑर्डर इशू कर देगा, आरईजी 12 में होता है मेरे हिसाब से, जिसमें वो तुम्हें टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दे देगा। वो तुम्हारा ऐसे आके तिलक लगा जाएगा कि भाई ओ दूल्हे राजा, तेरे को टैक्स तो भरना पड़ेगा, क्या समझे लाड़ दे, तुझे क्या लगता है तेरे टर्नओवर क्रॉस हो गया तो टैक्स नहीं भरेगा, ये ले टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ले और इसके बेस पे टैक्स भर। अब तुम बोलो सर मैं लायबल नहीं था रजिस्ट्रेशन के लिए, आप धक्के से दे रहे हो मेरे को, अब तुम क्या कर सकते हो? तो तुम उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो हायर अथॉरिटी के पास जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हुई है, अगर तुम उसके खिलाफ हो। और अगर तो हायर अथॉरिटी ने बोल दिया नहीं नहीं भाई इसका रजिस्ट्रेशन लेना बनता नहीं था तो कैंसिल, तो ठीक है, फिर बात ही खत्म। लेकिन अगर हायर अथॉरिटी ने भी बोल दिया नहीं नहीं भाई तेरा रजिस्ट्रेशन लेना बनता था, ये प्रॉपर ऑफिसर ने तेरे को टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सही दिया है, तो तेरे को फिर वो जो हायर अथॉरिटी ने तेरे अगेंस्ट जो ऑर्डर दिया ना, उसके 30 दिन के अंदर तेरे को रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। सर अगर मेरे को वो जो प्रॉपर ऑफिसर ने जो मेरा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करा था मेरे को वही ठीक लगा कि हाँ अरे हाँ मेरे को करना था, मैं भूल गया, अच्छा वो इसने मेरे को टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो तुम्हें उस टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन से 90 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, पता चल जाता है क्या इनको? सब पता चलता है भाई। तुम्हारी पक्के की सेल है, पैन में तुम उधर इनकम टैक्स भी भर रहे हो, तुम अपना बैलेंस शीट भी बना रहे हो जिसमें तुम्हारी सेल दिख रही है, ठीक है। और ऑब्वियसली पक्के की सेल तो सब जगह ही फिर रिकॉर्ड ही जाता है ना, तो इसलिए इंस्पेक्शन ये वो सब कुछ हो जाता है, तो अपनी जैसी सेल क्रॉस होती है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अब आते हैं इस पूरे चैप्टर के सबसे ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके। अब मैं तुम्हें बता दूं, ये वाला जो प्रोसीजर हम पढ़ने वाले हैं ये एनआरटीपी पे नहीं लगता, ऑब्वियसली उसका तो अपना ही सीन है। जो टीडीएस टीसीएस काटते हैं 51 52 में उनका नहीं लगता, ओएडर सप्लायर पे नहीं लगता, और जो ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस दे रहे हैं उस पर नहीं लगता। किस किस पे लगता है? वो है आईएसडी, एससीजेड यूनिट, कॉम्पोजिशन सप्लायर या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पे एनआरटीपी पे नहीं लगता, लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का सेम है। जब ये तो अभी चल रिवीजन बैच चल रहा है, जब फुल बैच होगा उसमें मैं तुम्हें पोर्टल पे लिटरली किसी की रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, तो तुम्हें फुल ऐसा एक्सपीरियंस होके जाएगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना, अभी तो रिवीजन बैच है तो हमें थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें किसी की वो दिखाऊं क्या, आरसी, किसी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाऊं क्या प्रोसीजर पढ़ने से पहले? क्योंकि प्रोसीजर अब बहुत समझने वाला पार्ट है, याद करने वाला भी पार्ट है, तो तुम्हें किसी की आरसी दिखाऊं क्या मैं? मेरे को एक बार देखने दो, कहीं मैंने इसमें कुछ छुपाना तो नहीं है, छुपाने वाला तो क्या ही है। ये मैंने आरसी है और ये मैंने ही अप्लाई करी थी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है 03 है तो पंजाब का कोड है, ठीक है। ये पैन हो गया, ये उसका 1 हो गया कि भाई उसने पहली रजिस्ट्रेशन ली है, ओके। स्मार्ट लिंक इंफ्रा पार्टनरशिप है, इसकी पार्टनरशिप डीड भी मैंने बनाई थी। तो ऐसे इसका पूरा ऐसे आता है, और इसमें अगर तुम देखो क्या क्या है,
इसमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन आता है कि भाई पार्टनरशिप है, एड्रेस आता है, उसकी वैलिडिटी आती है कि भाई 9 जून को रजिस्ट्रेशन ली थी, 9 जून 2025 अभी ली है, 1 महीने पहले। और यहाँ पे देखो ऑफिसर के साइन भी हैं, जिस ऑफिसर ने इशू करी है। और नीचे फिर वो पार्टनर्स वगैरह आ जाते हैं, ये तुम मत ही देखो, ठीक है, ठीक है जी। ओके, तो ऐसी दिखती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जी हाँ, ठीक है। तो फुल बैच होता तो मैं तुम्हें अप्लाई भी करके दिखाता। फिलहाल अभी हम सीधा प्रोसीजर पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो पेपर में आ सकता है। ओके, तो पहले तो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, तो तुम्हें अपना पैन हो गया, अपनी स्टेट हो गया, अपने बेसिक डिटेल्स तुम्हें GST-REG1 फॉर्म होता है वो तुम्हें पोर्टल पे भरनी है। ओके, और तुम्हारे फिर वो जो पैन है उसको वेरीफाई किया जाएगा। कैसे वेरीफाई करेंगे? तुम्हारे ईमेल पे और तुम्हारे मोबाइल नंबर पे OTP भेज के, ठीक है, OTP भेज दिया, OTP भेज दिया। ओके, जब तुमसे एक बेसिक डिटेल भरवा ली 2 पेज की, तो वो तुम्हारा टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, TRN। ये क्यों जनरेट होता है? ताकि अब जब तुम आगे की डिटेल्स भरो, हो सकता है ना तुम्हारे पास सारी खड़े पैर अवेलेबल ना हो, तो तुम्हारे पास एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर हो, ताकि तुम इससे आगे वाली डिटेल्स भरनी शुरू कर दो, क्योंकि तुम पहले वाली भर चुके हो ऑलरेडी, तुम्हें वो दोबारा ना भरनी पड़े, ठीक है जी। तो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है और वो एप्लीकेंट को मिल जाता है, और वो TRN जो मिलता है उसको यूज करके तुम क्या कर सकते हो? पार्ट B ऑफ एप्लीकेशन एक्सेस करते हो, जिसमें तुम्हें कैसी चीजें भरनी पड़ती हैं, वही कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप है, उसमें ऑथराइज सिग्नेटरी कौन सा है, कितने पार्टनर्स हैं, है ना, हर किसी का वो KYC हो गया, बेसिकली फोटोग्राफ हो गया हर किसी का, है ना, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ऐसी चीजें। ओके, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या रहेगी, एक्टिविटी क्या नेचर क्या रहेगी, बैंक की डिटेल्स भरनी है ना, और आधार अथेंटिकेशन ऑप्ट करना है। आधार अथेंटिकेशन, ये सुन लो, AA आधार अथेंटिकेशन, ये तुम्हें आगे यही पढ़ना है। ओके, अब जब तुम ये सारी डिटेल्स ऊपर वाली भर लोगे, ठीक है, हो सकता है तुम भाई आधी भरो, फिर बंद करो PC, सेव करके अपना डाटा बंद कर दो, फिर तुम बाकी डिटेल्स लेके आओ, फिर तुम TRN से लॉगिन करो, और तुम्हारी जो डिटेल्स भरी हैं तुमने वो डिटेल्स भरी रहेंगी, तुम आगे वाली भर लेना। ओके, फिर ये अबव डिटेल्स भरने के बाद ARN जनरेट होगा, एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर, कि तुम्हारी भाई जो है हमने एप्लीकेशन एक्नॉलेज कर ली है, ऐसा GST पोर्टल बोल रहा है। और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसको TRN मिलता है, ताकि भाई तो अपना एडवांस डिपॉजिट कर सके। जी हाँ, इनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने से 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन तो लेनी पड़ती है, और साथ में एडवांस टैक्स भी डिपॉजिट करना पड़ना है, कि भाई जो तू टेम्परेरी यहाँ पे ओकेजनली बिजनेस करने आया है, उसमें तेरे को जो लगता है कि भाई तेरी इतनी सेल हो जाएगी यहाँ पे, उसका एक एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी तू पहले ही दे जा। तो इसको, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जो TRN मिलता है वो एडवांस डिपॉजिट करने के लिए मिलता है, और फिर वो एडवांस डिपॉजिट करता है और वो उसके E-कैश लेजर में पैसा रिफ्लेक्ट करता है, और बस सिर्फ E-कैश लेजर में पैसा डालना है, ठीक है। और फिर ARN उसको इशू होता है आफ्टर डिपॉजिट। इतनी सी प्रोसेस करने के बाद, बहुत छोटी प्रोसेस है, ऑब्वियसली छोटी यहाँ पे दिखती है, पोर्टल पे करने जाओ तो थोड़ी लंबी हो जाती है। अब यहाँ से एप्लीकेशन चली जाती है प्रॉपर ऑफिसर के पास। अब वो बैठ के ऐसे ऐसे लेके बैठा तुम्हारी एप्लीकेशन ऐसे, अच्छा एप्लीकेशन भेजी है इसने, अच्छा बेटे तेरी तो करता हूँ अप्रूव, रिश्वत दे। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा कोई रिश्वत नहीं मांगता, कोई रिश्वत नहीं मांगता। तो प्रॉपर ऑफिसर के पास तुम्हारी एप्लीकेशन चली गई। अब प्रॉपर ऑफिसर उसको एग्जामिन करता है एप्लीकेशन को, और जो साथ में तुमने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं उसको एग्जामिन करता है। अब वो बैठा है एग्जामिन करने। 2 बातें हैं, या तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ही ठीक है, और तुमने यहाँ पे जब तुम ये भर रहे थे, यहाँ पे तुमने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करा था, आधार ऑथेंटिकेशन तुमने ऑप्ट करा था कि आधार ऑथेंटिकेशन करानी है। मैं तुम्हें बता दूं, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है, आधार ऑथेंटिकेशन तो करानी पड़ेगी। तो सर मैं ऑप्ट ना करूं तो दूसरे तरीके हैं उनके पास तुम्हारी बेसिकली आइडेंटिटी को वैलिडेट करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए, लेकिन तुम्हें ऑथेंटिकेट तो करवाना पड़ेगा खुद को। तो आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट कर लो, वही बेटर है। मैंने भी अपने क्लाइंट का जो भी तुम्हें दिखाया था ना RC, वो मैंने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करी थी, और भाई बहुत जल्दी 10 दिन से भी पहले मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेरे हाथ में थी। नॉर्मली नहीं तो टाइम लग जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर ऑफिसर ने देखा कि सब कुछ ठीक है, और अगर तुमने आधार ऑथेंटिकेशन कर रखी थी तो तुम्हारी RC तुम्हें 7 दिन में मिल जाएगी। कोई साइड वेरिफिकेशन भी नहीं करने का, कुछ भी नहीं, आधार ऑथेंटिकेट हो गई ना, इतने में 7 दिन में तुम्हें RC मिल जाएगी। सर मैंने तो आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट ही नहीं करा था। ये ऑप्ट तो करा था लेकिन फेल हो गया।
या जो प्रॉपर ऑफिसर है जो मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था उसी को लगा कि नहीं यार इसका तो मैं जाके बिजनेस देखूंगा कैसा है, मेरे को इस पर भरोसा सा नहीं हो रहा, ठीक है। या फिर जो प्रॉपर ऑफिसर का जो पोर्टल है वो उसको कुछ ऐसे डाटा एनालिसिस करने के बाद पता चला कि यार चाहे इसने ऑथेंटिकेशन ऑप्ट भी करी हो लेकिन मेरे को ये बंदा थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो इसकी मैं जाके साइट वेरिफिकेशन करके आता हूँ, इसका जाके बिजनेस देख के आता हूँ। तो फिर वो ये सब केस है, अगर ऐसा सब केस है तो तुम्हें आरसी मिलेगी 30 दिन के अंदर आफ्टर साइट वेरिफिकेशन। अच्छा, तो ये तो हो गया तब अगर ऑफिसर को सब कुछ ठीक लग रहा है। अगर ऑफिसर को कुछ चीज़ ठीक नहीं लगी, कोई भी उसको इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन कुछ भी उसको चाहिए, क्लैरिफिकेशन किसी भी तरह की हो सकती है, तुम्हारा मोबाइल नंबर गलत है, ईमेल आईडी गलत है, कुछ प्लेस ऑफ बिजनेस गलत है, ऐसा कुछ भी गलत है, उसको लग रहा है कि कुछ तो गलत है, तो प्रॉपर ऑफिसर पहले तुम्हें एक नोटिस भेजेगा, है ना भाई, नोटिस भेजेगा। अब वो नोटिस तुम्हारे पास आया, ये नोटिस तुम्हारे पास आया और एप्लीकेंट ने मतलब तुमने 7 वर्किंग डेज के अंदर रिप्लाई जमा करवा दिया और ऑफिसर उस रिप्लाई से खुश भी है, तो तुम्हें फिर आरसी दे दी जाएगी 7 वर्किंग डेज में। सिंपल, नोटिस का रिप्लाई इस पूरे चैप्टर में 7 वर्किंग डेज में ही होगा, ठीक है। नोटिस का रिप्लाई इस पूरे चैप्टर में 7 वर्किंग डेज में ही होगा, एक्सेप्ट जहाँ पे वो सस्पेंड करता है और वो तुम्हें मेल पे एक इंटीमेशन भेजता है, वो इंटीमेशन होती है, ऐसे सोच लो। नोटिस का रिप्लाई इस पूरे सेक्शन में इस पूरे चैप्टर में 7 वर्किंग डेज में ही होगा। ओके, और तुमने 7 वर्किंग डेज में रिप्लाई भी दे दिया, उसको ठीक भी लगा, तो तुम्हें 7 डेज में ही आरसी मिल जाएगी। या फिर तुमने रिप्लाई 7 दिन में नहीं करा, या फिर तुमने रिप्लाई तो करा लेकिन उसको रिप्लाई जचा नहीं, तो हो सकता है वो तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट ही कर दे और तुम्हें राइटिंग में रीजन दे दे कि भाई मेरे को तो इस कारण नहीं जचा तेरा ये एप्लीकेशन, इसलिए मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन 2 भी हैं। अब ऑब्वियसली बात है, उसने भाई नोटिस इशू कर दिया और तुमने रिप्लाई भी दे दिया और सब कुछ है जो भी है, तो अगर 30 वर्किंग डेज के एप्लीकेशन के अंदर वो तुम्हें नोटिस देगा, अगर तुम ये वाले केस में हो, यही वाले सेम आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं करी थी या पीओ को लगा कि नहीं साइड वेरिफिकेशन चाहिए ऐसा, तो वो 30 वर्किंग डेज के अंदर तुम्हें ये नोटिस इशू करेगा। अगर तुम आधार ऑथेंटिकेशन वाले थे और फिर भी उसको कुछ गड़बड़ लगी उसमें, तो वो 7 वर्किंग डेज के अंदर तुम्हें नोटिस भेजेगा। तो या तो वो तुम्हें 7 वर्किंग डेज में नोटिस भेजेगा या 30 वर्किंग डेज में नोटिस भेजेगा। तुम इसको ऐसे पढ़ सकते हो, उसको उल्टा भी कर सकते हो कि दो ऑप्शन है ऑफिसर के पास, या तो 7 वर्किंग डेज या 30 वर्किंग डेज। तो 7 में अगर तुम आधार ऑथेंटिकेशन वाले थे तो तुम 7 वर्किंग डेज में आते हो, अगर तुम आधार ऑथेंटिकेशन वाले नहीं थे तो तुम 30 में आते हो। तो या तो 7 में तुम्हारी वो अप्रूव करेगा या तुम्हें नोटिस भेजेगा, लेकिन भेजेगा 7 वर्किंग डेज में ही अगर तुमने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट कर रखी थी। अगर तुमने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं करी थी तो तुम्हें 30 वर्किंग डेज में या तो वो तुम्हें ओके कर देगा या तुम्हें नोटिस भेज देगा। ठीक है सर, ठीक है जी। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, 2x2 का स्क्वायर है बेसिकली, एक टेबल होता है ना, ठीक है। और अगर प्रॉपर ऑफिसर ने ये जो हमने यहाँ पे जहाँ पे टाइम स्टिपुलेट करा ना, 7 दिन 30 दिन 30 दिन 7 दिन ऐसा, इनमें अगर उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया, हम बैठे थोड़ी रहेंगे, तुमने आज एप्लीकेशन डाली 5 महीने बीत के कोई कुछ कर ही नहीं रहा, तो तुम्हारी डीम अप्रूव हो जाएगी और तुम्हें आरसी आ जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पेपर में तो आने ही नहीं वाला ये। ओके, ये वाली चीज डीम्ड अप्रूवल वाली। अब बात कर लेते हैं आधार ऑथेंटिकेशन की। सर हमने जो आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, अब तुम न्यू एप्लीकेंट हो, दो ही बातें हैं ना, या तो तुम न्यू एप्लीकेंट हो या तुम एग्जिस्टिंगली रजिस्टर्ड थे। आज की डेट में तो तुम एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकते आधार ऑथेंटिकेशन के टाइम पे, वो तुम्हें आरसी अप्लाई करते टाइम करना ही पड़ेगा, ये पहले वालों के लिए था। अब तुम न्यू एप्लीकेंट हो और तुमने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट कर ली है। अब भाई आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है टू बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आरसी लेनी है तो आधार ऑथेंटिकेशन करानी पड़ेगी, मैंडेटरी है, ठीक है। तो तुम न्यू एप्लीकेंट हो और तुमने ऑप्ट कर ली, तो जो तुम्हारी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो कब से देखी जाएगी, जो हमने अभी देखा था ना, जिस एप्लीकेशन से 7 दिन के अंदर तुम्हें आरसी आनी है, वो एप्लीकेशन की डेट क्या गिनी जाएगी, जब तुम्हारी आधार ऑथेंटिकेशन होगी, या फिर 15 डेज फ्रॉम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी, जो तुमने जीएसटी REG1 पूरा भरा था ना TRN आने के बाद, वो पार्ट बी से 15 दिन, इसमें विच एवर इज अर्लियर, उससे तुम्हारा दिन गिना जाएगा एप्लीकेशन की सबमिशन का, वो तुम्हारी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की डेट गिनी जाएगी। अच्छा, आधार ऑथेंटिकेशन होता कुछ नहीं है, अगर तुम ऑप्ट कर लो तो तुम जिसने तुमने अपना मोबाइल नंबर डाला है, ईमेल डाला है, उस पर एक लिंक आता है, लिंक पे क्लिक करो, बच्चों वाली प्रोसेस होती है भाई अपना आधार ऑथेंटिकेट करवाने के लिए, तुम वो स्टेप्स फॉलो करो, आधार ऑथेंटिकेट हो जाता है, बात खत्म, आरसी घर पे आ जाती है 7 दिन के अंदर, ठीक है।
अब सर कौन है जो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई करता है? अगर तो इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो वो तो इंडिविजुअल अपना आधार कार्ड देगा। लेकिन अगर कोई कंपनी है ना, मान लो पार्टनरशिप है तो ऑथराइज सिग्नेटरी देगी, कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर या पार्टनर होंगे, एच है तो करता होगा, ऐसे एटसेट्रा कोई है ना। कौन कौन आते हैं सर इसमें? इसमें ये मैंने ढंग से और ढंग से यहाँ लिखा है, प्रोप्राइटर है अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कोई भी पार्टनर है अगर पार्टनरशिप फर्म है, एच में करता है, कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या सोसाइटी है तो मेंबर ऑफ मैनेजमेंट है, अगर कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्टीज है, ठीक है। एंड इनके साथ एक ऑथराइज सिग्नेटरी। तो अभी जो मैंने अभी तुम्हें आरसी दिखाई थी उसमें पार्टनरशिप थी ना, तो उसमें 3 पार्टनर्स थे, मैं बता रहा हूँ मैंने अप्लाई करी, 3 पार्टनर्स थे, तो तुम्हें एक तो ऑथराइज सिग्नेटरी चूज करना पड़ता है कि इसमें से ऑथराइज सिग्नेटरी कौन रहेगा। एक तो उसकी करानी है आधार ऑथेंटिकेशन, और एक किसी और पार्टनर की, एनी पार्टनर, ठीक है। अच्छा अब एप्लीकेंट एडॉप्टेड थोड़ी आएगा भाई, ऑप्टेड आएगा ना। अपने नोट्स का यही फायदा, जब मर्जी अमेंड कर लो, तुम्हें एडिटेड अच्छे फुल फाइनल अमेंडेड नोट्स ही मिलेंगे, टेंशन मत लो। तो एप्लीकेंट ने ऑप्ट करा था ऑथेंटिकेशन के लिए, लेकिन डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर ने बोला नहीं नहीं भाई ये तो झोल वाला मामला है, ये तो घपला लग रहा है, कुछ तो बड़ी कंपनी है, ये कुछ भी कर सकती है भाई। तो हो सकता है वो तुम्हें बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के लिए बुला लें और तुम्हारी फोटोग्राफ ले लें। और ये मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था जब मैं यूआई में था। हमने एक गुजरात में रजिस्ट्रेशन ली थी और वहाँ पे वो पायलट रजिस्ट्रेशन वाला सीन चल रहा था। तो उसमें क्या होता है, उसमें तो हर एक की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवानी ही पड़नी थी। तो हमारे यहाँ से हरियाणा के डायरेक्टर थे, वो हरियाणा से स्पेशल फ्लाइट लेके बेचारे को डायरेक्टर को गुजरात जाना पड़ा सिर्फ अपना अंगूठा लगाने के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए। सोचो बेटे, गुजरात में ही सीन था ये सिर्फ, और कहीं नहीं था। अच्छा, और ये जो इंडिविजुअल है और ये जो बबलू है, ये सारे बबलू ऐसे मैंने वैसे ही नाम दे दिया, इनको फिर फैसिलिटेशन सेंटर जाना पड़ेगा अपनी ओरिजिनल कॉपीज के साथ जो इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे, और फिर अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करानी पड़ेगी, फोटोग्राफ लेनी पड़ेगी, ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, अब कोई न्यू एप्लीकेंट था और मैंने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट ही नहीं करी वहां पे, तो मेरे को लॉ बोलता है कि भाई इसको ऑल्टरनेट वाइबल मीन्स ऑफ ऑथेंटिकेशन दो, कि भाई बंदे ने और आधार ऑथेंटिकेशन ए ऑप्ट नहीं करी तो इसको कोई और मीन्स दो। तो मेरे पास क्या मीन है, तो मेरे को मेरी फोटोग्राफ कराई जाएगी अलॉन्ग विद ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्स जो मैंने अपलोड करे थे नोटिफाइड फैसिलिटेशन सेंटर। फैसिलिटेशन सेंटर वही होते हैं जो बेसिकली तुम्हें रिटर्न फाइल करने में, रजिस्टर करने में, अगर तुम्हें आईटी टेक्नोलॉजी नहीं आती और तुम सीए पे पैसा नहीं खर्चना चाहते तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेशन सेंटर खोल रखे, वहाँ पे जाके तुम अपने आप को रजिस्टर भी करा सकते हो, रिटर्न्स भी भरवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके सर, मे आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम माई वाटर बॉटल? यस बेटा, थैंक यू सर। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब न्यू एप्लीकेंट का तो हमने देख लिया दोनों कि उसने ऑप्ट भी कर लिया, नहीं भी ऑप्ट करा तो उसको क्या क्या करना है, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन था उसको भी आधार ऑथेंटिकेशन करानी पड़ेगी भाई, करवानी ही पड़ेगी। और उसमें भी ऐसे ही है कि इनका कोई भी बंदा एंड ऑथराइज सिग्नेटरी इसको करानी पड़ेगी। अगर सर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैं ना कराऊँ आधार ऑथेंटिकेशन तो मेरा क्या जाता है? तो तुम भाई ना तुम अपनी कैंसिलेशन की रेवोकेशन फाइल कर सकते। अगर तुम्हारा ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया ना और तुमने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराई थी तो तुम रेवोकेशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, ना तुम रिफंड अप्लाई कर सकते, ठीक है, किसी भी तरह का, ठीक है। ओके, 2 पेज खत्म। सर कितने पेज का है? देखो 4 पेज का। पहला पेज हमने ऊपर पढ़ा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिर्फ ये 4 पेज में फुल रजिस्ट्रेशन चैप्टर खत्म। नोट्स कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक का है डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, जल्दी कर लो। अब सर ऐसा भी तो कैसे हो सकता है कि उसको आधार नंबर असाइन ही नहीं है? वैसे तो आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है, बट वही बात है ना भाई, न्यू एप्लीकेंट को क्या होगा, उसको ऑफर किए जाएंगे ऑल्टरनेट एंड वाइबल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल साइड वेरिफिकेशन हो जाएगी उसकी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाएगी, फोटोग्राफ हो जाएगी, ऐसा। और जो टाइमलाइन है वो ऊपर चार्ट में कवर्ड है, जो हमने ये चार्ट पढ़ा, ये सेम वाला, ठीक है। अगर कोई एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको भी ऑल्टरनेट वाइबल मीन्स दी जाएंगी।
उसमें वो क्या करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन अपना आधार, एनरोलमेंट आईडी स्लिप या एंड अपनी बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ या वोटर आईडी या पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ दे दे और उसका हो जाएगा। लेकिन जब उसको आधार नंबर अलॉट हो गया तो उसको 30 दिन के अंदर अपनी आधार ऑथेंटिकेशन करानी पड़ेगी। पेपर के लिए ये रेलेवेंट है? नहीं, बहुत कम रेलेवेंट है। अभी हम पास एग्जाम पेपर देखेंगे ना तो पता चल जाएगा बेटे कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आते कैसे क्वेश्चन। अच्छा जी, अब कुछ लोग देखो, मैंने बोला था ना आधार ऑथेंटिकेशन ए इज मस्ट फॉर आरसी, अगर आरसी लेनी है तो। लेकिन सरकार ने कुछ लोग एग्जाम्प्ट कर रखे हैं। कौन एग्जाम्प्ट कर रखे हैं? वही ऑब्वियस वाले जो इंडियन सिटीजन ही नहीं है, लोकल अथॉरिटी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकार का कोई डिपार्टमेंट है, स्टेचुटरी बॉडी है, या जो वो यूआईएन था, फॉरेन एम्बेसी, यूएस एम्बेसी इन इंडिया, लंदन एम्बेसी इन इंडिया, यूके एम्बेसी इन इंडिया, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, अब एक चीज बताओ, ऑफिसर जो है वो तुम्हारी साइट की फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, ये तो पता ही है सर। एक तो आरसी ग्रांट करने से पहले ही, जो हमने चार्ट में भी देखी थी, है ना भाई, कि भाई उसने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं करी, और मान लो प्रॉपर ऑफिसर कोई लगा कि नहीं मेरे को तो इसकी जाके प्लेस ऑफ बिजनेस देखना है, ठीक है, तो वो तुम्हारे प्रेमिसेस पे आके फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर आरसी ग्रांट करने से पहले। तो वो अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो उसने फोटोज खींची होंगी, वो जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर देगा 5 दिन में। जो 30 दिन जो हमारे चार्ट में हमने ऊपर डिस्कस करे थे ना कि 30 दिन के अंदर वो उसने ऑफिसर ने देना है, उसके 5 दिन के अंदर, मतलब अपना जो वेरिफिकेशन कर ली उसने, फिर 30 दिन के अंदर तुम्हें आरसी वगैरह दे देगा, और उसके 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो पोर्टल पे चढ़ा देगा। 5 डेज फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ 30 डेज, जो ऊपर चार्ट में डिस्कस करें। आरसी ग्रांट करने के बाद भी वो तुम्हारी प्लेस ऑफ बिजनेस देखने आ सकता है कि भाई मेरे को इस बंदे पे भरोसा नहीं, मेरे को तो जाके इसकी प्लेस ऑफ बिजनेस देखनी है। तो आओ जी, पधारिए टप्पू के पापा जी। तो आरसी ग्रांट करने के बाद भी वो आ सकता है। तब वो क्या होगा, तब वो अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट, जो अपने डॉक्यूमेंट, जो भी ये जो इधर सेम था, वो अपनी वेरिफिकेशन से 15 दिन के अंदर चढ़ा देगा। क्योंकि अब तो आरसी भी मिल चुकी है, अब तो तुम्हारी नॉर्मल तुम बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, एकदम से ऑफिसर आया कि मेरे को तो तुम्हारी प्लेस ऑफ बिजनेस चेक करनी है, फिजिकली वेरीफाई करनी है, तो वेरीफाई कर रहे, सब कुछ कर ले, फोटो खींच ले, डॉक्यूमेंट्स बना ले, सब कुछ करने के बाद 15 दिन के अंदर पोर्टल पे अपलोड कर देगा वो, ठीक है। आरसी हम पढ़ चुके हैं, साइंड बाय प्रॉपर ऑफिसर इन फॉर्म जीएसटी RE06। मैंने जो तुम्हें अभी दिखाई उसमें मैंने ये दिखाया क्या, ये देखो फॉर्म GST REG06, तो ये फॉर्म में आती है, ये फॉर्म नंबर होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो RE006 में आती है और प्रॉपर ऑफिसर के साइन होते हैं, अभी हमने देखे थे ना, ठीक है। और आरसी ग्रांट होने के 3 दिन के अंदर तुम्हें जीएसटीएन कम्युनिकेट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जीएसटीएन का फॉर्मेट हम देख चुके हैं। हर रजिस्टर्ड पर्सन को जिसके पास आरसी आई है उसको अपनी प्रोमिनेंट लोकेशन पे हर अपनी जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और जो भी उसके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी शो करनी है, अपना जीएसटी नंबर भी शो करना है। हर कोई करता है नहीं, बट भाई ऑफिसर पकड़ सकता है, ये बात याद रखना। फिर सर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? अब तुम्हें पता है कि तुम्हें 30 दिन के अंदर अप्लाई करना होता है, जी हाँ। अगर तो तुमने 30 दिन के अंदर कर दिया था, और मैं बता दूं ये वाली चीज पेपर में आती है, ये वाली एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक, फुल एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक। अगर तुमने एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर सबमिट कर दी थी, यस, तो फिर तो जिस दिन तुम लायबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए उसी दिन से, मान लो तुम्हारी 1 अगस्त को टर्नओवर क्रॉस हुई थी ना, तो तुमने लेट से 20 अगस्त को अप्लाई कर दिया, 20 अगस्त को, तो तुमने जिस दिन लायबल हुए थे उसके 30 डेज के अंडर कर दिया, तो तुम्हारी जो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव गिनी जाएगी वो 1 अगस्त से गिनी जाएगी, 1 अगस्त से। सर अगर मैं 1 अगस्त को लायबल था, 1 अगस्त को लायबल था और मैंने अप्लाई करा 4 सितंबर को, तो जिस दिन तुम्हारी आरसी आएगी, जिस दिन तुम्हारी आरसी आएगी उसी दिन से तुम्हारी आरसी इफेक्टिव रहेगी। तो अगर 30 दिन में एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी, यस, तो जिस दिन तुम लायबल थे, नो, तो जिस दिन डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी, ओके। अब भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, जो पार्ट बी में तुम्हें बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करनी होती है ना, उसमें सरकार ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है कि भाई तुम 30 दिन ले लो। अब मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे मेरे ही केस था, अब देखो वैसे तो मैं तुम्हें एक चीज और ऊपर बता दूं कि या तो तुम थ्रेशोल्ड क्रॉस होगी तुम्हारी, या तुमने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में फंस गए, या तुम वॉलंटरी भी तो ले सकते हो।
मेरा मन करा यार, मैंने जो मेरा क्लाइंट है जिसकी मैंने अभी आरसी दिखाई है, उसने वॉलंटरी ली है। वॉलंटरी का क्या होता है कि उसको पता है यार कि मेरे जो सारे कस्टमर्स होने वाले हैं कल को, वो B2B होने वाले हैं, और वो मेरे से कल को मांगेंगे कि टैक्स इनवॉइस दे, ताकि मैं ITC ले सकूं। तो मैं रजिस्ट्रेशन मेरे को लेनी पड़ेगी ना, तभी मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा। तो उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले ली। अब उसने अभी तो अपनी पार्टनरशिप डीड बनवाई थी मेरे से, अभी तो उसकी पार्टनरशिप डीड बनी थी, और अभी उसने GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दी, और मैं था अप्लाई करने वाला, तो RC बड़ी जल्दी आ भी गई। अब उसको भाई बैंक अकाउंट भी तो अपना डिटेल सबमिट करानी है, और वो उसी पैन पे होना चाहिए, उसी पैन पे बैंक अकाउंट होना चाहिए जिस पैन पे तुम्हारा GSTN है। तो भाई ने फटाफट बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करा। फिर उसको 30 डेज के अंदर बैंक अकाउंट डिटेल्स अपनी सबमिट करनी पड़ती हैं, RC मिलने के 30 दिन के अंदर, और फर्निशिंग ऑफ फर्स्ट GST R1 विच एवर इज अर्लियर। अच्छा ठीक है, तो सर मेरे केस में क्या था, मेरी जो RC आई वो आई 9 जून 25 को, इससे 30 दिन बने, जून 30 का ही होता है ना, तो 9 जुलाई हो गए, और R1 की डेट होती है 11 जुलाई, तो विच एवर इज अर्लियर 9 जुलाई। तो 9 जुलाई तक मेरे को अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स भरनी थी। और जब भी मैं फर्स्ट टाइम लॉग इन करता था ना, मेरे को ये वाली वार्निंग पोर्टल पे आती रहती थी। और ये मेरा ही स्क्रीनशॉट है भाई, मेरा ही स्क्रीनशॉट है, ये देखो, ये RC किसकी थी, स्मार्ट लिंक इंफ्रा की थी। और ये देखो, यही वाला मैं तुम्हें दिखा रहा था ना, ये देखो स्मार्ट लिंक इंफ्रा और इसका पोर्टल पे लॉगिन करते सर ऐसे पॉपअप आता था कि भाई एज पर रूल 10 है, तुम्हें 30 दिन के अंदर बैंक अकाउंट फर्निश करना जरूरी है, या और फर्निशिंग फॉर्म GST R1 विच एवर इज अर्लियर। और ये मैंने जब पहले दिन लॉगिन करा था तो ऐसे लिखा था कि भाई तुम्हारे पास 30 दिन ही बचे हैं एज ऑफ टुडे। अगर तुमने नहीं करा 30 दिन में रजिस्ट्रेशन, 30 दिन में बैंक अकाउंट फर्निश, तो GST रजिस्ट्रेशन में भी कैंसल्ड। अगर टाइमलाइन के अंदर अपडेट नहीं करा तो ये बहुत सीरियस मैटर था भाई। तो ये सच्ची बात है, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल्स अपनी फर्निश करो 30 दिन के अंदर, और R1 आने से पहले विच एवर इज अर्लियर। नहीं करोगे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। अच्छा, और जो TDS डिडक्ट करते हैं या TCS कलेक्टर, वही 51 सेक्शन और 52 सेक्शन वाले, या जो सुओ मोटो रजिस्टर्ड है, जैसे हमारा केस था वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, हैज टू फर्निश बैंक अकाउंट डिटेल्स वाइल फाइलिंग द एप्लीकेशन। ओ सॉरी, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन, सॉरी सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन मतलब जिसको डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन करा है। अगर डिपार्टमेंट ने तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करा है तो तुम्हें एप्लीकेशन फाइल करने के साथ साथ ही बैंक अकाउंट डिटेल्स भरनी पड़ेगी। अगर वॉलंटरी हो तो नहीं, हमारे केस में वॉलंटरी था तो 30 दिन में भरी थी हमने। तो अगर सुओ मोटो रजिस्टर्ड और डिपार्टमेंट ने रजिस्टर करा है तो 30 दिन के अंदर भरो। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। मैं पढ़ा रहा हूँ धड़ाधड़, तुम्हें जब मर्जी ब्रेक लेनी है मेरे को कर दो पॉज भप करके, और तुम ले लो ब्रेक। मेरी ब्रेक क्या होगी, मेरी ब्रेक ये होगी, मे ड्रिंक वाटर फ्रॉम वाटर बॉटल। यस सर, थैंक यू सर। 4 बोतल पानी का काम मेरा रोज का, हर कोई मुझे टोक के हर किसी ने रोक का। अब हम पढ़ लेते हैं एक बार कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड NRTP। सिंस ये रिवीजन बैच है तो मैं इनको बैठ के एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कौन होते हैं कैसे होते हैं। किसी को डाउट है तो ऑब्वियसली जब मर्जी यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां मर्जी पूछो। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन NRTP क्या करेगा, सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ हिज वैलिड पासपोर्ट along with his application duly verified through electronic verification code, basically OTP, by his authorized signatory जो कि इंडियन रेजिडेंट है, जिसके पास पैन है, वो वैलिडेट करेगा। और NRTP अगर कोई बिजनेस एंटिटी है बाहर की तो उसके पास कोई तो यूनिक नंबर होगा ना, जो उनकी कंट्री से उनकी गवर्नमेंट जिससे उनको आइडेंटिफाई करती होगी, तो वो दे दो, ठीक है। और जो ये CTP और NRTP होते हैं, इनको जो RC मिलती है सिर्फ इनको, हमारे केस में तो क्या होता है, हमारे केस में तो यहाँ पे लिखा होता है कि जो तुम्हारी RC है वो वैलिड कब तक है, जब से मिली तब से लेके नॉट एप्लीकेबल, अनंत काल तक, अनलिमिटेड टाइम, खुला टाइम है तुम्हारे पास, जब मर्जी जितनी मर्जी देर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NRTP होते हैं, इनकी RC जो वैलिड होती है 90 दिन के लिए वैलिड होती है, और ये 90 दिन एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली 90 दिन एक्सटेंड करेंगे तो इनको फिर अपनी एस्टिमेटेड लायबिलिटी का एडवांस डिपॉजिट करना होगा।
90 दिन एक्सटेंड करेगा तो एडिशनल डिपॉजिट करो, नहीं तो पहले 90 दिन के लिए तो एडवांस डिपॉजिट करा ही था। और आरसी आने के बाद ही तुम टैक्सेबल सप्लाईज इशू कर सकते हो। टैक्सेबल सप्लाई ऑब्वियसली टैक्स इनवॉइस ही तब काट सकते हो जब तुम्हारे पास आरसी है। ओके, जो टीडीएस टीसीएस कलेक्टर है ना 51 52 वाले, उनको 3 दिन के अंदर मिल जाती है उनकी आरसी, जैसे उसको मिलती है ना यूआईएन वाले को, वैसे। डीम्ड रजिस्ट्रेशन क्या बोलता है सेक्शन 26, और ये भी भाई पेपर में आ जाता है, ठीक है, कि वैसे तो तुम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन जो आरसी होती है वो किसी एक एक्ट के लिए नहीं होती, वो पूरे जीएसटी लॉ के लिए होती है, सबको पता है यार। जीएसटी एक्ट मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए तुम अलग अलग आरसी नहीं ले रहे, एक ही आरसी होती है जो सारे एक्ट्स के लिए वैलिड होती है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस सब वैलिड होती है, सब उसी में वैलिड होते हैं, ठीक है। और अगर तुम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो और तुम लायबल नहीं हो रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन तुम्हें जीएसटी की कोई पेमेंट करनी पड़ेगी, तुम्हें किसी ऑफिसर ने पकड़ लिया या तुम्हें कुछ ऐसे पेमेंट करनी पड़ेगी जीएसटी के अंदर, तो प्रॉपर ऑफिसर जिसने तुम्हें पकड़ा है वो तुम्हें एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर TIN भी दे सकता है, ठीक है, फॉर्म REG 12 में, ताकि तुम वो पेमेंट कर सको। ओके ओके, तो ये भी हो गया जी। जीने के हैं 4 दिन, हो 3 पेज हो गए बेकार दिन, हो जाए 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 जाए। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट, अब तुम याद है तुमने वो प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि अगर कोई टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में सप्लाई करता है तो उसकी जो नियरेस्ट कोस्ट की बेस लाइन होगी वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो सिमिलर रजिस्ट्रेशन में है, अगर कोई टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में सप्लायर बैठा है तो उसको रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में लेनी पड़ेगी, कहीं किसी स्टेट में तो लेनी पड़ेगी ना, तो उसको सेम वही जो उसके नियरेस्ट कोस्ट की बेस लाइन है वहां पे जाके उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ओके, तो ऐसी बात है क्या? जी हाँ, ऐसी ही बात है। हाँ, ये मेरा चेहरा देख रहे हो, ये इसलिए चौंक गया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था 10 ने, ठीक है 10 ने। अब चलते हैं अपन लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पेज। 57 मिनट्स हुए हैं, मोटा मोटा तुम लगा लो 15-20 मिनट और ये पेज खत्म करने को, उसके बाद 10-15 मिनट और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन देखने को, उसके बाद हस्ता लविस्ता छुट्टी। अगर तुम आरसी के कुछ फील्ड्स अमेंड करना चाहते हो तो तुम देखो, कोर फील्ड जो है ना वो 3 ही है, या तो तुम अपना लीगल नेम ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हो, या तुम अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस चेंज कर रहे हो, या तुम्हारे जो पार्टनर हैं या डायरेक्टर्स हैं उनकी एडिशन या डिलीशन कर रहे हो कुछ। तो ये कोर फील्ड्स हैं। कोर फील्ड्स क्या होता है कि जब तुम इनकी अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करोगे तब वो एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगी, ठीक है। अब वो तुम जब भी तुम्हारा कुछ चेंज होता है, लेट्स तुम्हारा लीगल नेम ऑफ बिजनेस चेंज हुआ या कोई स्टेक होल्डर एडिशन या डिलीशन हुई, उसके 15 दिन के अंदर तुम एप्लीकेशन सबमिट करोगे। अगर तो पीए ओके है तो ठीक है, आरसी अमेंड हो जाएगी। अगर पीए ओके नहीं है तो वो 15 दिन के अंदर तुम्हें नोटिस इशू करेगा, और फिर वही बात 7 दिन के अंदर तुम्हें रिप्लाई देना है। रिप्लाई ओके है और वो सेटिस्फाइड है तो आरसी अमेंड हो जाएगी। या तुमने 7 दिन में रिप्लाई नहीं दिया या वो तुम्हारी रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रिजेक्ट कर सकता है तुम्हारी अमेंडमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत बार मैंने रिजेक्ट भी होते देखी और बहुत बार मैंने बड़े प्यार से भी होते देखी, तो कोई बड़ी बात नहीं। और फिर वही बात, अगर प्रॉपर ऑफिसर ये टाइम लिमिट्स के अंदर एक्शन नहीं ले पाया तो तुम्हारी आरसी डीम्ड अमेंडेड है, मजे करो, ठीक है सर। और तुम्हें बहुत ऑब्वियस चीज तो पता होगी ना कि तुम पैन अमेंड नहीं कर सकते। जीएसटी रजिस्ट्रेशन तुम्हारी पैन बेस है, तुम पूरा पैन ही चेंज कर दोगे तो काय की रजिस्ट्रेशन रहेगी वो, ठीक है। तो तुम पैन अमेंड नहीं कर सकते, बहुत ऑब्वियस पॉइंट था बट मैंने सोचा बोल दूं चल। अब जो ये पहले दो हैं, लीगल नेम ऑफ बिजनेस एंड एडिशन डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर, ये दो जो हैं फर्स्ट एंड थर्ड, इन दो में अगर चेंज हुआ ना तो उस पैन पे जितनी भी रजिस्ट्रेशन है सब में वो चेंज माना जाएगा, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ। और ये कोर फील्ड्स हैं, इनको छोड़ के बाकी सारी नॉन कोर फील्ड्स हैं। नॉन कोर फील्ड्स का मतलब क्या होता है? नॉन कोर फील्ड मतलब जो ऐसे रोजाना जिंदगी की चीजें हैं, तो इनमें अगर तुम कुछ अमेंडमेंट करते हो तो वो प्रॉपर ऑफिसर के पास नहीं एप्लीकेशन जाएगी, तुमने अमेंडमेंट फाइल करी सीधा चेंज ही हो जाएगी। जैसे कि मैंने किसी का वो चेंज करना हुआ,
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, है ना, कोई लेट से उनकी फोटोग्राफ चेंज करनी हुई, तो ये चीज़ों के लिए प्रॉपर ऑफिसर के पास नहीं जाती एप्लीकेशन, सीधा पोर्टल पे सीधा चेंज हो जाती है। लेकिन अगर कोई मान लो ऑथराइज सिग्नेटरी है, उसकी मैं मोबाइल आईडी या ईमेल ऐसा कुछ चेंज कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज कर रहा हूँ, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई भी होती है, ओटीपी भी जाता है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने करा है और मेरे साथ हुआ है इसलिए। ओके, अब बचा है लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ आरसी। तो करें शुरू, कर लेते हैं सर। ठीक, तो कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ आरसी। अब या तो मेरे पास आरसी आ चुकी है, ठीक है, मेरे पास आरसी आ चुकी है, या तो मैं खुद उसको कैंसिल करने वाला हूँ कि अब मेरे को ये आरसी नहीं चाहिए, फाड़ दो, ले जाओ, ले जाओ वापस, हप। या डिपार्टमेंट सुओ मोटो कर रहा है, प्रॉपर ऑफिसर ने उठ के सुओ मोटो कर दी, उसने अपनी मर्जी से ही कर दी। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? अगर तो मैं खुद कर रहा हूँ तो ये रीज़न हो सकते हैं क्या, कि मैंने बिजनेस ही बंद कर दिया, या डीमर्ज कर दिया, या उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो गया कि पार्टनरशिप थी अब कंपनी बन गई, तो तुम्हें पता है पैन भी चेंज होता है, फोर्थ लेटर एफ की बजाय सी हो जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन बिजनेस चेंज हो गया, तो आरसी कैंसिल करनी पड़ेगी, न्यू रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, या मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ली थी, अब छोड़ना चाहता हूँ, बात खत्म, मैंने वॉलंटरी ली थी, मेरा नहीं मन कर रहा, मैं छोड़ रहा हूँ। या मैं पहले 22 में या 24 में कवर होता था, अब नहीं हो रहा, मान लो मेरे पिछले साल कुछ आरसीएम की लेवलिटी बनती थी जिसके कारण मेरे को रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ गई, अब इस साल कुछ नहीं बनती तो मैं आरसी छोड़ दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा, तो वॉलंटरी तो मैं इसलिए कर सकता हूँ, और डिपार्टमेंट भी इन रीजंस पे कर सकता है, और डिपार्टमेंट जो है वो और कौन से रीजंस पे भी कर सकता है, अगर तुमने जो आरसी है वो फ्रॉडुलेंट तरीके से ऑब्टेन करी थी तो डिपार्टमेंट बोलेगा कैंसल। या तुमने वॉलंटरी ली थी रजिस्ट्रेशन आरसी और तुमने 6 महीने तक बिजनेस ही नहीं कमेंट करा, 6 महीने तक तुम अपने नील R1 नील 3 भी फाइल कर रहे हो बड़े मजे से बैठ के, तो भी डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है। अच्छा या अगर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा है और जो उसने GSTR 4 होती है उसकी एनुअल रिटर्न, कॉम्पोजिशन स्कीम वालों की एनुअल रिटर्न GSTR 4, उसकी ड्यू डेट से 3 महीने निकल गए, उसने अभी तक फाइल ही नहीं करी, तो डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है। या उसने ये वाली प्रोविजंस जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करी हैं, कॉन्ट्रावीन करी, सॉरी, कौन सी, उसने जो अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस बताई वो वहाँ पे बिजनेस ही नहीं कंडक्ट कर रहा, जाली हो सकता है, मतलब कहीं कहीं और ही प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा के कहीं और ही कर रहा है। या वो इनवॉइस इशू कर रहा है जीएसटी एक्ट की वायलेशन में, या उसने 171 सेक्शन की प्रोविजंस को वायलेट करा है, एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर होते हैं, फाइनल में आते हैं, तो तुम्हारे अभी लिए रेलिवेंट नहीं है। या उसने रूल 10 है जो भी हमने देखा ना, बैंक अकाउंट नहीं फर्निश करा तो उसको वायलेट कर दिया, तुमने 30 दिन तक अपना बैंक अकाउंट नहीं भरा, 35 दिन हो गए, ऑफिसर उठा के कैंसिल कर सकता है भाई, पावर है उसके पास, ऐसे मत समझना मजाक में। या तुमने आईटीसी कोई गलत ले लिया, चलाकी मारते हुए गलत फर्जी बिल पे या कुछ ऐसे चलाकी मार के ले लिया आईटीसी, तो कैंसिल हो सकती है। या तुमने रूल 86B याद है ना, वो अगर तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाई 1 महीने की 50 लाख से ज़्यादा है तो तुम्हें 1% कैश में पे करना पड़ेगा, उसको वायलेट कर दिया। अच्छा या तुमने R1 में जो अपनी आउटवर्ड सप्लाईज दिखाई वो 3B से ज़्यादा दिखाई, 100 की टर्नओवर दिखाई R1 में और टैक्स पे कर रहे हो सिर्फ 80 में 3B में, हप ऐसा। या तुमने अपनी रिटर्न्स जो है मेनली 3B या R1 भी लगा लो 6 महीने तक कंटिन्यूसली भरी ही नहीं, अब वो 6 महीने कैसे भी हो सकते हैं, अगर तुम QRMP वाले हो तो तुम 2 रिटर्न्स नहीं भरी, अपनी 2 क्वार्टरली रिटर्न जो भरनी होती है वो नहीं भरी, या तुम नॉर्मल वाले हो तो 6 महीने तक तुमने अपनी 3B नहीं भरी। अच्छा, ये डिड नॉट फर्निश रिटर्न एज पर थर्ड एंड फोर्थ प्राइस ऑफ रूल 23(1), इतना कोई खास नहीं है। तो अगर तुमने ये सारी नहीं भरी तो डिपार्टमेंट सुगो मोटो भी कैंसिल कर सकता है, याद रखना बेटे, हल्के में ना लियो। अब जो प्रॉपर ऑफिसर है, जब तक तुम्हारी कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग चल रही है, कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग क्या होता है कि मान लो डिपार्टमेंट सुगो मोटो तुम्हारा कैंसिल करने आया तो वो तुम्हारे तो SCN इशू करेगा, तुम्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा, फिर तुम उसका 7 दिन में रिप्लाई सबमिट करोगे, और उसको अगर रिप्लाई ओके लगा, या तुमने मान लो रिटर्न्स नहीं भरी थी और तुमने अब रिटर्न्स भर दी, या तो रिप्लाई ओके लगा, या फिर और जो पेंडिंग रिटर्न थी तुमने फर्निश भर दी, जितनी भी टैक्स लायबिलिटी ड्यू थी सारी फीस, लेट फीस, इंटरेस्ट सब जमा करवा दिया, तो बस फिर आरसी तुम्हारी वो दोबारा रिज्यूम कर देगा, कैंसिलेशन होगी नहीं।
या तुमने रिप्लाई करा, उसको नहीं जचा और उसको अभी भी अपना रीजन वैलिड लगता है, अपने ग्राउंड वैलिड लगते हैं, तो वो आरसी कैंसिल कर देगा तुम्हारी 30 दिन के अंदर बेटे। तो ये जो पीरियड है जब तक ये तुम्हारी कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चलेंगी तब तक वो तुम्हारी आरसी सस्पेंड कर सकता है, तब तक वो तुम्हारी आरसी सस्पेंड कर सकता है बेटे। बेटे मौज कर दी, वाह बेटे वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो पीओ में सस्पेंड आरसी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ आरसी। अब जहां पे तो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पर्सन ने अप्लाई करा कैंसिलेशन के लिए, देन आरसी शैल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन सॉर्ट विच एवर इज लेटर। जब तुम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो या जब से तुमने कैंसिलेशन खुद से मांगी है, विच एवर इज लेटर, तब से तुम्हारी आरसी सस्पेंडेड मानी जाएगी। और अगर डिपार्टमेंट ने उठ के कैंसिल करने की सोची है तो जब भी डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई इस डेट से तुम्हारी आरसी सस्पेंड, तो सस्पेंड। और वो तुम्हें ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो दे गई ना 30 दिन के अंदर कि भाई जल्दी बता मैं क्यों इसको सस्पेंड, तो भी मैंने कर दी है, बता जल्दी बता दे 30 दिन के अंदर मैं इसको कैंसिल क्यों ना करूं, जल्दी बता दे। और तुम सस्पेंशन के पीरियड के टाइम कोई टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकते, बेसिकली कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, और तुम 3 भी नहीं फाइल कर सकते। 3 भी नहीं फाइल कर सकते तो ना तुम टैक्स पे कर सकते, ना तुम आईटीसी क्लेम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो ये होगी कैंसिलेशन तुम्हारी और इसमें सस्पेंशन भी कवर हो गई। अच्छा अब एक सुनो ये वाली बात ध्यान से, या तो तुमने R1 3B से ज़्यादा भर दी थी आउटवर्ड सप्लाईज, या तुमने 3B में 2B से ज़्यादा आईटीसी ले लिया, या तुमने वो रूल 10 है वही बैंक अकाउंट फर्निश करने वाला वो वायलेट कर दिया, नहीं भरा बैंक अकाउंट, तो आरसी तो तुम्हारी सस्पेंड होती है फटाफट से खड़े पैर, और तुम्हें एक इंटीमेशन जाती है ईमेल पे कि जल्दी बता दे 30 दिन के अंदर कि मैं तेरी आरसी कैंसिल क्यों ना करूं। यही वाली चीज़ कि 30 दिन के अंदर तुम्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देती है कि जल्दी बता दे, सस्पेंड तो मैंने कर दी है, मैं बता दे जल्दी तेरी आरसी क्यों ना कैंसिल करूं। ठीक है बेटे। और मैं तुम्हें बता दूं कि भाई जिस भी पीरियड में जब भी तुम्हारी कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रही तब तक तुम रिटर्न तो भर नहीं सकते। अब ऑफिसर ने उठा के सस्पेंड कर दी, लेकिन तुमने ऑफिसर को फ़ोन करा सर, या फिर रिप्लाई में लिख दिया कि सर रिटर्न्स नहीं भरी थी, आपने सस्पेंड कर दी, मैं रिटर्न्स भर के देता हूँ ना, मैं सारा टैक्स भी दे दूंगा, इंटरेस्ट भी दे दूंगा, मैं रिटर्न्स भर दूंगा, सर आप मेरी सस्पेंशन हटा दो। उसको लगा ठीक है बंदा जेन्युइन है, भर देगा, तो ऑफिसर को अगर लगता है तो वो अपनी सस्पेंशन रिवोक भी कर सकता है, सस्पेंशन हटा सकता है। ठीक है, ठीक है जी। सर कैंसिलेशन अगर मेरे को करानी है तो उसका प्रोसीजर क्या है? तो अगर डिपार्टमेंट ने करी तो हमने पढ़ ही दिया। अगर मैं खुद कर रहा हूँ कैंसिलेशन, तो जब भी 30 डेज ऑफ सच इवेंट कि मतलब बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया या डीमर्जर हो गया या कोई भी ऐसा इवेंट हो गया ना, तो उसके 30 दिन के अंदर मेरे को वॉलंटरी अप्लाई करना है आरसी कैंसिल कराने के लिए। और मैं अपने ऑब्वियसली स्टॉक के डिटेल्स भी दूंगा जो तुम्हें रूल 44 में तुमने आईटीसी चैप्टर में पढ़ा था, रिवर्सल कैसे करना है वैसे वाला तो उसकी स्टॉक की डिटेल्स भी दोगे कि क्योंकि तुम्हें आईटीसी रिवर्स करना है। और फिर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो 30 दिन के अंदर तुम्हारी आरसी कैंसिल कर देगा। और तुम्हारी अगर कोई भी पेंडिंग पेमेंट बचती है भाई तो वो तुम्हें करनी पड़ेगी, लाइबिलिटी इफेक्ट नहीं होती भाई कैंसिलेशन से। कैंसिलेशन हो रही है लेकिन अगर तुम्हारी कोई पेंडिंग लाइबिलिटी है तो तुम्हें पे करनी पड़ेगी। और जो तुम्हारी 29(5), 29(6) बेसिकली ये जो तुम है ना, जो तुम्हारा आरसी कैंसिल हो रही है तो इसकी जो अमाउंट पेबल निकलती है वो सेम वाली जो तुमने रूल 44 में पढ़ी थी, आईटीसी का चैप्टर देख लो जाके। और जो यूआईएन वाला ना, वो यूएस एम्बेसी वगैरह, वो खुद से नहीं कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता। बड़ा यूनिक बात है, बट चलो अब यही है जो है भाई अच्छा मैं तुम्हें इसमें डेट बता दूं एक बार फटाफट से ये है 1 अगस्त, ये है 15 अगस्त, और ये है आज की डेट, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। चलिए ये वाला बाद में पढ़ लेते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता दूं, एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारी 1 अगस्त को हो गई आरसी कैंसिल, तो तुम 1 अगस्त के आगे वाले पीरियड की रिटर्न नहीं भर सकते, लेकिन तुम 1 अगस्त के पहले वाले पीरियड्स की रिटर्न भर सकते हो। और ये आरसी कैंसिल होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, सस्पेंड हुई फिर नहीं, लेकिन आरसी कैंसिलेशन हो चुकी है तो जिस दिन से कैंसिल हुई है, जिस डेट से इफेक्टिव डेट है उसकी कैंसिलेशन की है, उस दिन से पहले वाले पीरियड्स की तुम रिटर्न भर सकते हो, और तुम्हें भरनी है मतलब ऑब्वियसली, है ना।
अब आती है बात रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की, कि ऑफिसर ने तुम्हारी आरसी कैंसिल कर दी मुंह उठा के, अब तुम्हें उस कैंसिलेशन को रिवोक करवाना है कि सर आपने कैंसिल कर दी थी, मेरे को नहीं जची, मेरे को तो मेरी आरसी वापस करो, इसको अपने ऑर्डर को रिवोक करो, काटो इस ऑर्डर को अपने, काटो। अब देखो तो अगर तो तुमने खुद ही वॉलंटरी आरसी सरेंडर करी थी, फिर डिपार्टमेंट बोलेगा तू मेरे साथ खेलने आएगा, पहले खुद ही सरेंडर कर रहा है, खुद ही कैंसिल करवा के गया, अब तो खुद ही बोल रहे रिवोक कर दो, पागल है क्या, मैं नहीं करूंगा, तो भगा देगा ऐसे। तो आरपी कैनॉट अप्लाई फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन इफ सरेंडर वॉलंटरी। अच्छा सर अगर डिपार्टमेंट ने कैंसिल करी थी तो जब जिस दिन से कैंसिलेशन इफेक्टिव है उससे 90 दिन के अंदर मैं रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, प्लस 90 डेज एक्सटेंशन। अगर ऑफिसर को लगता है रीजन राइटिंग में देने के बाद कि भाई जेन्युइन बंदा है, इससे गलती से 90 दिन मिस हो गए और ये अपनी रेवोकेशन करवा लेगा और ठीक है जेन्युइन बंदा है, तो दे देते हैं 90 दिन एक्सटेंशन, ठीक है। और तुमने रेवोकेशन के रीजन ये कि भाई क्यों मेरी आरसी मेरे को वापस मिलनी चाहिए, और उसको जज गए कि हाँ यार बंदा सही तो बोल रहा है, तो वो 30 दिन के अंदर तुम्हारी आरसी की जो कैंसिलेशन है उसको रिवोक कर देगा, तो तुम्हें आरसी वापस मिल जाएगी। या फिर हो सकता है उसको नहीं जचे तुम्हारी बात कि भाई मैं क्यों रिवोक करूं, तो तुम्हें एससीएन इशू कर देगा, और फिर से वही बात, रिप्लाई कब करना है, 7 दिन के अंदर। और फिर वो तुम्हारे रिप्लाई करने के बाद 30 दिन के अंदर या तो तुम्हारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा। एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारी आरसी वापस मिल जाएगी, कैंसिलेशन ऑर्डर वो अपना रिवोक कर देगा। नहीं एक्सेप्ट करा उसने, रिजेक्ट कर दिया, तो तुम्हारी आरसी कैंसिल ही रहेगी। ओके। अब तुमने मान लो भाई डिफॉल्ट कर रखे थे रिटर्न फाइलिंग में, तुमने 6 महीने से 3 भी नहीं भरी थी, डिफॉल्ट करे हुए थे रिटर्न फाइलिंग में, तो तुम्हें अपनी पहले अगर तुमने अपनी रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन करानी है तो तुम्हें अपनी ऑल पॉसिबल पेंडिंग रिटर्न्स पहले भरनी पड़ेगी। सर ये ऑल पॉसिबल नहीं समझ आया, क्या सीन है, मैं बता देता हूं। 1 अगस्त को तुमने कोई डिफॉल्ट करा, 1 अगस्त को डिफॉल्ट हो गया और तुम्हारी आरसी कैंसिल हो रही है 15 अगस्त से, 15 अगस्त से, और आज तुम 31 अगस्त को अप्लाई कर रहे हो रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए, ठीक है। यहां से तुम्हारी जो आरसी है उसकी कैंसिलेशन इफेक्टिव है, तो तुम इस पीरियड की तो रिटर्न भर ही नहीं सकते, तुम्हें पता ही कैंसिलेशन के बाद वाले पीरियड की तो भर नहीं सकते। तो जब तक तुम इस पीरियड की रिटर्न भर नहीं लेते तब तक तुम रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा हाँ सर, हमने एक चीज ऊपर पढ़ी थी कि अगर डिपार्टमेंट सुगोमोटो कैंसिल कर रहा है तो आरसी तब से सस्पेंड मानी जाएगी जब से ऑफिसर ने बोला कि सर मेरा पॉइंट क्या है कि मैंने 1 अगस्त को डिफॉल्ट करा, ऑफिसर ने 15 अगस्त को पकड़ा और उसने जो आरसी मेरी कैंसिल करी वो 1 अगस्त ही कर दी, आरसी कैंसल्ड। तो अब तो मैं ये पीरियड की भी रिटर्न नहीं भर सकता, और अब मैं 31 अगस्त को खड़ा हूँ रेवोकेशन करवाने के लिए, तो ये पीरियड की तो भर ही नहीं सकता था पहले भी, इस पीरियड की भी नहीं भर सकता, तो ठीक है नहीं भर सकता तो नहीं भर सकता। तभी तो मैंने लिखा है कि ऑल पॉसिबल पेंडिंग रिटर्न जितनी भी हैं वो तुम्हें पहले फाइल करनी पड़ेंगी, ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके तुम रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और रेवोकेशन तुम्हारी तभी होगी फिर। चैप्टर जो तुम्हारा है वो मेरी नज़र में हो चुका है समाप्त, मेरी नज़र में तुम्हारा चैप्टर हो चुका है समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर टैक्स इनवॉइस है, ओके। तो तुम्हारा चैप्टर हो चुका है समाप्त। तुम्हें पूरे चैप्टर में कहीं भी एक बिंदी का, एक डॉट का भी डाउट है, बेझिझक पूछो, मैं तुम्हें डेफिनेटली सॉल्व करके दूंगा, पक्का, बहुत जल्दी मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मान लो तुम्हारी यहाँ पे हुई थी 15 अगस्त को कैंसिल, और 31 अगस्त को तुमने अप्लाई करा, और लेट से वो जाके 4 सितंबर को रिवोक हो गई, 4 सितंबर को उसने कैंसिलेशन रिवोक कर दी, तो ये 4 सितंबर से लेके 15 अगस्त के जो बीच का पीरियड था इसमें तुम टैक्स इनवॉइस तो इशू कर नहीं पाए होगे, तो तुम अब रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, ओके। और भाई मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें 30 दिन के अंदर जितनी भी तुम्हारी ये जो पीरियड थी बीच वाले 30 दिन के अंदर तुम्हें अपनी सारी रिटर्न्स भरनी है। जो कैंसिलेशन पीरियड वाली थी ना, कैंसिलेशन होने के बाद
और रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन होने तक जो पीरियड था बीच वाला, उसके बीच में जितनी भी रिटर्न्स तुम्हारी रह गई थी भरनी, वो तुम्हें अब 30 दिन के अंदर फटाफट से भरनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं फटाफट इसके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। तो पहले तो देखो तुम्हारे मई 25 में जो क्वेश्चन आया, सितंबर 24 में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया रजिस्ट्रेशन के ऊपर। मई 25 देख लो, जो भी लास्ट अटेम्प्ट में आया, क्या आया है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कितनी होती है, 90 डेज, और प्लस 90 डेज भी एक्सटेंड हो सकती है अगर तुम अपना एडवांस डिपॉजिट करवा दो तो। ठीक है, ठीक है जी। अब देख लेते हैं जनवरी 25। तो जनवरी 25 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक तो ऐसा है कि रामेश्वर इंडस्ट्रीज है विच इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स असम की स्टेट में, ठीक है जी। सिर्फ इंट्रा स्टेट आउटर सप्लाई करते हैं। तो दो बातें आ गई यहाँ पे। तो पहली बात तो असम की स्टेट, तो असम जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, उसमें तो नहीं आती रजिस्ट्रेशन में। नागमणि मिस्त्री, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा नहीं। मेघालय तेल की पुड़ी, तेलंगाना, पुडुचेरी। अरुण के गले में अरुणाचल प्रदेश, के गले में उत्तरार्धी उत्तराखंड, जिससे वो सिख हो गया, सिक्किम। तो असम तो नहीं आया, तो इसका मतलब ऑल अदर स्टेट है। तो असम तो ऑल अदर स्टेट है। तो यहाँ पे लिमिट क्या लगेगी, अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स डील में कर रहा है तो 40 लाख, अगर थोड़ा सा भी सर्विसेज में डील करता है तो 20 लाख। तो एंगेज्ड वो किसमें, सेमीकंडक्टर्स में। तो ये तो क्या हो गई, गुड्स। और असम जो ऑल अदर स्टेट है, और वो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं। ये क्यों बता रहा है, क्योंकि अगर इंटर स्टेट करता होता तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में कवर हो जाता ना सेक्शन 24 में। तो अभी तो हमें सेक्शन 22 देखना है। ओके, तो असम है तो लिमिट क्या लगेगी, 40 लाख। तो 14 मार्च को उसने बिजनेस स्टार्ट करा, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख क्रॉस हो गई। तो 40 लाख कब क्रॉस हुई, 28 अप्रैल को। तो इस दिन को ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, जैसे ही 28 अप्रैल को टर्नओवर क्रॉस हुई 40 लाख, ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, उसने 15 मई को अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए और 29 मई को आ गई। अब वो क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताओ। उन्होंने ये पूछा ही नहीं कि बताओ वो कब लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर वो पूछे ना डेट ऑफ लाइबल, तो 28 अप्रैल थी। अब उन्होंने पूछा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब हमें पता है कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है, अगर वो डेट ऑफ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देता है तो इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी होती है फ्रॉम द डेट व्हेन ही वाज लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। अगर वो 30 दिन के बाद अप्लाई करता है तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी इज द इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी। तो 28 अप्रैल से 30 दिन होते हैं, मोटा मोटा 28 मई। तो उसने तो 15 मई को कर दी, तो 30 दिन के अंदर अंदर कर दी। तो जो इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी है डेट इज 28 अप्रैल 2024। तो इसका आंसर हो गया 28 अप्रैल 2024। अब तुम देखो, इतनी रीजनिंग लगी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के भी आगे 3 क्वेश्चन है, उसमें से 1 पॉइंट की इतनी रीजनिंग लगी। तो तुम्हें कंसेप्ट कहाँ से घूम घूम के याद रखना पड़ेगा बेटे। ठीक है, ये जो नीचे वाले 2 हैं ये टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर कवर करने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तो ये अपन इनवॉइस चैप्टर लिख लेते हैं ऐसा, इनवॉइस। तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। लेकिन इतनी रीजनिंग लग गई सिर्फ एक पार्ट को सॉल्व करने में। तो मेरे प्यारे क्यूडीज, चैप्टर हो चुका है तुम्हारा खत्म। पास्ट एग्जाम पेपर भी हमने डिस्कस कर लिए। टेलीग्राम से तुम्हें नोट्स उठाने हैं और जो तुम्हारे डाउट्स हैं वो तुम टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, वो तुम व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जहां मर्जी पूछ सकते हो। आई होप तुम्हारे पेपर बहुत बढ़िया जाएं। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगा, किसी भी एंगल से थोड़ा सा भी लगा, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज और भी ऐसी हेल्पफुल चीज़ें आती रहेंगी। हस्ता रविस्ता, जय माता दी।